हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लॉजिकल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग डेली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें वेरियस न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में जो भी रेलेवेंट आर्टिकल्स आपके लिए आते हैं उनको यहाँ पे ला करके ल्यूसिड मैनर में एक्सप्लेन करने का काम किया जाता है। आज ये 7 जून का वीडियो आपके सामने है, जिसमें हम लोग आज के इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज को सॉल्व करने का काम करेंगे। ये पूरी लिस्ट दी हुई है आपके सामने कि आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीजें आपकी प्रीलिम्स से स्पेसिफिक हैं, कुछ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और कुछ खाली जनरल अवेयरनेस के लिए हैं। ठीक है, आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, ये पीपीटी का पीडीएफ चाहिए आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको आप प्रिंट आउट करके पढ़ सके, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की भैया द हिंदू की फ्रंट पेज की जो न्यूज है वो ये है, कंडक्ट कास्ट सर्वे, रिव्यू अग्निपथ स्कीम जेडीयू टू बीजेपी। आपको पता है कि देश में चुनाव पूरे हो गए हैं, किसी भी पार्टी को अपने दम पे मेजोरिटी नहीं मिली है। कई सारी पार्टीज मिल करके कोलिशन गवर्नमेंट बनाने जा रही हैं, जिसको हम गठबंधन की सरकार बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक एक टफ डिसीजंस का फेस चल रहा था, जहाँ पे अभी तक नरेंद्र मोदी या बीजेपी टफ डिसीजंस लेने के लिए मशहूर थे कि एक तरफा फैसले ये ले लेते हैं, ज्यादा किसी की सुनवाई नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं दौर अब चेंज होता दिख रहा है। जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि कास्ट सर्वे, बीजेपी की जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, इन्होंने बार बार कास्ट सर्वे के मुद्दे को उठा रखा है। इनका कहना है कि भैया जितने भी देश में लोग रह रहे हैं उन सबका आप सेंसस कराइए कास्ट के बेसिस पे, और ये पता करिए कि कौन पर्टिकुलर इंसान किस कास्ट को बिलोंग करता है। इससे क्या होगा कि हमें हर एक कास्ट की पॉपुलेशन पता चलेगी एब्सोल्यूट नंबर्स में, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप रिजर्वेशन को रिवाइज करिए, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना रिजर्वेशन देने का काम करिए। ऐसा बहुत सारी पार्टीज की डिमांड है। बीजेपी अभी तक इस पे अपना रुख इन्होंने साफ नहीं किया था, बट अब क्योंकि इनके वन ऑफ द मेजर अलायंस पार्टनर, जिनके बगैर शायद सरकार भी ना चला पाए, उन्होंने कहा है कि आप कास्ट सर्वे को जो है कंडक्ट कराइए। मतलब ऑफिशियली उनका स्टेटमेंट नहीं आया है, उस जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं का, जैसे केसी त्यागी साहब हैं, इनका आपका ये स्टेटमेंट आया है। और अग्निपथ स्कीम आप सभी को पता है कि बहुत विवादास्पद विवादास्पद स्कीम रही है कहीं ना कहीं, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों में, खासतौर से युवाओं में, बहुत नाराजगी देखने को मिली है, जो डिफेंस फोर्सेस में जाने का एक सपना लेकर के बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं उसको भी रिव्यू करने के लिए जेडीयू ने बीजेपी से कहा है। अब आने वाले 4-5 साल में आपको ऐसी चीजें बार बार देखने को मिलेंगी। कोलिशन गवर्नमेंट के यही नुकसान होते हैं और यही कहीं ना कहीं फायदे भी होते हैं। अब एक तरफा डिसीजन मेकिंग अपने देश में फिलहाल के लिए नहीं हो पाएगी। टफ डिसीजंस का दौर भी कहीं ना कहीं एक हॉल्ट होता दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो बड़े बड़े चुनावी मुद्दे थे, जैसे यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना, या फिर आपका पीओके को लेकर के कई बार बयान आते थे, तो ये सब देखने वाली बात है कि अब कैसे क्या होगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि अलायंस में चीजों को कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि इसके कुछ फायदे भी होते हैं, वो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हालांकि हम लोगों ने डिस्कस किए भी हैं कि क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं। एक सेपरेट वीडियो में आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी बताने का काम किया जाएगा। खैर, अगला आपका न्यूज आर्टिकल ये भी आपका एक जनरल अवेयरनेस के लिए है, और आपका जीएस2 में एक फॉर्डर मटेरियल के रूप में काम कर सकता है। इंडिया इज नाउ सेकंड बिगेस्ट फॉरेन थ्रेट टू कैनेडियन डेमोक्रेसी सेज रिपोर्ट। तो भैया एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है कनाडा में, जिन्होंने कहा है कि इंडिया इस समय उनकी डेमोक्रेसी के लिए सेकंड बिगेस्ट थ्रेट है। मतलब सोचने वाली बात है, वो कनाडा जहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट का जो हब बना हुआ है, वो इंडिया को अपनी डेमोक्रेसी के लिए खतरा बता रहा है, जबकि वैसी वर्षा होना चाहिए। आपको पता है कि जो इंडिया वाला पंजाब है और जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट सिख संगठन या फिर सेपरेटिस्ट सिख लोग जो हैं, वो एक अलग पंजाब स्टेट की डिमांड करते हैं, जिसको हम खालिस्तान के नाम से वो पुकारते हैं, कि पाकिस्तान वाला पंजाब और इंडिया वाला पंजाब को मिला करके एक अलग कंट्री बननी चाहिए, जिसको खालिस्तान बोला जाए। तो बहुत सारे ज्यादातर जो मूवमेंट चल रही है खालिस्तान वाली, ये कनाडा से ही बेस होकर के चल रही है। हाल फिलहाल में कई सारे जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे, उनकी हत्या हो गई है कनाडा में। ठीक है, अब उसको लेकर के इन्होंने इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया था। अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा इन सब चीजों के बारे में। इंडिया को लेकर के इल्जाम लगाया था कि इंडिया ने जो है अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से जो है ये फॉरेन कंट्री में आकर के काम करने का काम किया है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए कहीं ना कहीं खराब है, हमारी यानी कि कनाडा की। और ये एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शनल काम कर रहा है इंडिया, यानी कि इंडिया का जुरिस्डिक्शन नहीं है कनाडा में, बट वो आकर के यहाँ पे ऑपरेशंस कर रहा है। तो इन्हीं सब बातों का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में ये बोला गया है, और पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, मतलब एक काफी, कोई ऐसा नहीं कि नेता का बयान है किसी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट की काफी ऑथेंटिसिटी होती है। तो इसको आप, अगर इंडिया कनाडा रिलेशंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो उसमें भी आप इस चीज को इंक्लूड कर सकते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, कि ये रिलेशंस कहीं ना कहीं अब खराब, बीच में तो मतलब काफी खराब हो गए थे, अब तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर रास्ते पे हैं, बट अभी भी हम कनाडा को अपने वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इस आर्टिकल को यहाँ पे लेने का मकसद था, एक छोटी सी बात आपको बतानी थी। अब तो जो पहला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट।
इफ द पार्टीज आर अनेबल टू सेटल डिस्प्यूट्स यूजिंग कंसल्टेशन प्रोसेस, इट इज रेफर्ड टू द एपीलेट बॉडी। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एपीलेट बॉडी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 17 एंड इज बेस्ड इन द न्यूयॉर्क। यहाँ पे बेसिकली डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की बात हो रही है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो गया है डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज के बीच में, तो उसको सेटल करने के लिए कंसल्टेशन प्रोसेस किया जाता है। कंसल्टेशन प्रोसेस से अगर वो मुद्दा सॉल्व नहीं होता है तो वो मुद्दा सीधे सीधे एपीलेट बॉडी के पास चला जाता है। एपीलेट बॉडी आपकी आर्टिकल 17 में बनाई गई थी, जो कि न्यूयॉर्क में बेस्ड है। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अब ये आर्टिकल न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को लेकर के कुछ डिस्प्यूट हो गया है। ये पूरी न्यूज है, ठीक है। ये जो पहली स्लाइड है आपकी इस पर्टिकुलर न्यूज आइटम की, ये आपका जो हुआ है वो बताने का काम कर रही है। कोई एक आपका इनिशिएटिव साइन हुआ है जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कुछ विवाद हो गया है, ऑस्ट्रेलिया ने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, इंडिया उसके फेवर में नहीं है। इसको आप एक बार रीड आउट कर लेंगे, इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन नहीं आना है, लेकिन एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। इसके वजह से हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है डब्ल्यूटीओ के बारे में, डब्ल्यूटीओ के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के बारे में पूरा पूरा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और जीएस2 दोनों के लिए। तो आइए सीधे हम डब्ल्यूटीओ पे चलते हैं। डब्ल्यूटीओ आपका एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मकसद क्या है कि भैया इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज के बीच में ट्रेड को बढ़ावा देना है। इसको ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 को। अच्छा, तो क्या डब्ल्यूटीओ के पहले कोई भी बॉडी नहीं थी जो इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करती थी? बिल्कुल थी। एक थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको कि 1948 में स्टैब्लिश किया गया था, और डब्ल्यूटीओ के बनने के बाद इसको हटा दिया गया। अच्छा, डब्ल्यूटीओ जो बनाया गया है वो आपका अकॉर्डिंग टू द 1994 मराकेश एग्रीमेंट के तहत बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि अच्छा, जब गैट था तो डब्ल्यूटीओ को क्यों लाया गया, गैट को हटाया क्यों गया? क्योंकि भाई गैट की कुछ लिमिटेशंस थी। गैट की कुछ लिमिटेशंस हुआ करती थी, जैसे कि पहली बात तो गैट का कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था। जैसे डब्ल्यूटीओ एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है, गैट खाली एक सेट ऑफ रूल्स और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट था, ठीक है। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स बहुत सारे थे और रूल्स थे, उन्हीं को मिला करके गैट बन गया था, कोई एक इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर नहीं था। उसके अलावा गैट जो है खाली टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करता था, जबकि 1995 आते आते क्या हुआ था, इकोनॉमीज बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गई थी और उनका फोकस चला गया था सर्विसेज के ऊपर और आईपीआर के ऊपर। लेकिन गैट अभी भी सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर सेक्टर को पकड़ के बैठा हुआ था। उसके अलावा अगर मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जा रहा था तो उसको रिजोल्व करने के लिए कोई मैकेनिज्म गैट के पास नहीं था। इसके अलावा एक और रीजन ये था कि गैट के ऊपर ये इल्जाम लगते थे हमेशा कि इसका मकसद बताया तो जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को फेवर करने के लिए बनाया गया है, बट ये हमेशा से ही वेस्ट को फेवर करता आया है, यानी कि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज को। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि भैया जैसे मराकेश एग्रीमेंट के बेसिस पे डब्ल्यूटीओ बना है, वैसे ही 1946 की जेनेवा ट्रीटी के बेसिस पे गैट बनाया गया था। और जब ये ट्रीटी साइन करी गई थी तो जो आज की मॉडर्न कंट्रीज हैं उसमें से काफी ज्यादा कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, ये सब गुलाम हुआ करती थी, ये सब आपकी कॉलोनी हुआ करती थी। तो इनका कोई रिप्रेजेंटेशन था नहीं एक्चुअल में यहाँ पे। उसके अलावा गैट जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड को हटाने में असफल रहा था। अब आप कहोगे कि भैया ये कौन सी बला है, नॉन टैरिफ बैरियर या फिर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन? देखिए, अगर दो देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो मान लीजिए पाकिस्तान कोई चीज इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया कोई चीज पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट अगर नहीं चाहती है कि हम पाकिस्तान से कुछ इंपोर्ट करें, तो वो दो तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। पहला, एक वो रूल बना सकती है कि जो पाकिस्तान से जो भी आइटम आएगा उसके ऊपर हम 500% जीएसटी या कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाएंगे, जीएसटी तो नहीं, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाएंगे। तो अपने आप में जो लोग खरीद रहे हैं वो सामान पाकिस्तान से, वो लेना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यार 500% कस्टम ड्यूटी देने का कोई फायदा नहीं है, जितने का गुड नहीं है उतने के तो भैया उसके ऊपर टैक्स लग जा रहे हैं। एक तरीका ये होता है, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर या फिर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। उसके अलावा एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर आपका क्या होता है कि भैया आपका जो गुड्स आ रहे हैं उनके ऊपर हमने एक लिमिटेशन लगा दी कि अच्छा, आप इंपोर्ट कर तो सकते हो, बट लेकिन आप 10 किलो से ज्यादा प्याज पाकिस्तान से इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने कोई टैरिफ नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन आपने रिस्ट्रिक्शन तो लगा ही दिया। तो इससे भी ट्रेड कहीं ना कहीं हैम्पर होता था। तो ऐसे मतलब ये एक एग्जाम्पल है नॉन टैरिफ बैरियर का। ऐसे बहुत सारे आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जिनको कम करने के लिए, जिनको रोकने के लिए गैट कुछ कर नहीं पा रहा था बेसिकली। इस वजह से डब्ल्यूटीओ को लाया गया। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पर डब्ल्यूटीओ काम करता है, जैसे कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन। भाई जाहिर सी बात है, ट्रेड तभी अच्छे से हो पाएगा जब कंट्रीज आपस में एक तरीके से नेगोशिएशन, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी। अगर कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगी तो ट्रेड कहीं ना कहीं इंपैक्टेड रहेगा। जैसे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना और नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी।
इन दोनों चीजों के जरिए डब्ल्यूटीओ ये इंश्योर करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक कंट्री को फेवर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यूटीओ के सारी मेंबर कंट्रीज एक दूसरे को ये टैग देती हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन का। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि हम आपके साथ कोई भी पक्षपात नहीं कर रहे हैं। जो हमने मौके बाकी कंट्रीज को दे रखे हैं, वही मौके हमने आपको हमारे साथ ट्रेड करने के लिए आपको भी दे रखे हैं। ठीक है, ये होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। जैसे अभी जब पाकिस्तान के साथ इंडिया का डिस्प्यूट हुआ था, तो इंडिया ने पाकिस्तान को भी दे रखा था मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, क्योंकि भाई वो भी एक डब्ल्यूटीओ का मेंबर है। तो इंडिया ने जब ये डिस्प्यूट हुआ था उरी बालाकोट वगैरह वाला, सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक के बीच में सब जो पूरा एक दौर चला है, तो इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया था पाकिस्तान से, कि अभी तक तो हम आपको बाकियों के बराबर मौके देते आए हैं ट्रेड के लिए, अब हम आपको बाकियों के बराबर मौके नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप हमारी सोवरेनिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, है ना। दूसरा क्या होता है, नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी। मान लीजिए कोई प्याज हमने यूएसए से मंगाया है और कोई प्याज हम इंडिया में खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने यूएसए से मंगाए हुए प्याज के ऊपर 500% टैक्स लगा दिया और इंडिया में जो प्याज हम खुद पैदा कर रहे हैं उस पर हमने 10% टैक्स लगाया। हम बाहर से आए हुए गुड को भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को ट्रीट करते हैं। ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल हो गया डब्ल्यूटीओ का। दूसरा क्या है, रेसिप्रोसिटी। भैया हमें रेसिप्रोकेट करना है कुछ भी, अगर कोई देश हमें एमएफएन के स्टेटस दे रहा है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, तो हम भी उसको बदले में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे। अगर हमारे गुड्स के ऊपर कुछ वो छूट दे रहा है तो हम भी उसके गुड्स के ऊपर कुछ छूट देंगे। तो कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेट करने का एक आइडिया, एक प्रिंसिपल है डब्ल्यूटीओ का। उसके बाद बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल कमिटमेंट्स। जो भी कमिटमेंट्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं और एनफोर्सेबल होते हैं, उससे अगर आप हटोगे तो डब्ल्यूटीओ आपके ऊपर कुछ सैंक्शन वगैरह लगा सकता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अगला क्या है, ट्रांसपेरेंसी के साथ। डब्ल्यूटीओ के जो भी मेंबर्स हैं, जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, तो इनकी जो भी ट्रेड पॉलिसीज हैं, जो भी ट्रेड रेगुलेशन है, तो डब्ल्यूटीओ कहता है कि आप अपने ट्रेड पॉलिसी और ट्रेड रेगुलेशन उसको पब्लिश करिए, उसको बताइए लोगों को, उसको कम्युनिकेट करिए, उसको छुपा करके मत रखिए, ट्रांसपेरेंसी बनाइए, है ना। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड जो हो रहा है उसको लेकर के किसी भी कंट्री की कोई ट्रेड पॉलिसी है तो डब्ल्यूटीओ के सामने बताना जरूरी होता है। ये भी एक प्रिंसिपल है डब्ल्यूटीओ का। अब इसका भैया एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है, डब्ल्यूटीओ में सबसे ऊंची अगर कोई बॉडी है तो वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि अलग अलग मेंबर कंट्री के जो मिनिस्टर होते हैं ट्रेड से जुड़े हुए, वो यहाँ पे हर 2 साल में मिलते हैं और बड़े बड़े मुद्दों को डिस्कस करते हैं। इनकी एब्सेंस में क्या होता है, जनरल काउंसिल, ये हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग बॉडी हो जाती है, जो कि जेनेवा में बेस्ड है आपकी, और वो रेगुलर फंक्शंस कैरी आउट करती है डब्ल्यूटीओ के। क्योंकि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तो 2 साल में एक बार मिल रही है, बाकी टाइम पे ये मीटिंग, ये काउंसिल जो है सारे काम करती रहती है। इस काउंसिल में कौन बैठता है, अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स आकर के, अम्बेसडर्स या उनके इक्विवेलेंट पोजीशन पे कोई भी इंसान आकर के एक एक कंट्री से बैठता है अपने आप को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्या, डिस्प्यूट सेटलमेंट की बॉडी है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में क्या होता है बेसिकली, आइए देखिए, पहले यहाँ पे देख लेते हैं यहीं से सीधे। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एक तरीके से हम एक साथ ही देख लेते हैं। देखिए, जब भी किन्हीं दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो मुद्दा कैसे रिजॉल्व होता है। जैसे अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया को लेकर के कुछ डिस्प्यूट हुआ है, तो ये मुद्दा पहले जाएगा कंसल्टेशन प्रोसीजर में। डब्ल्यूटीओ ये चाहेगा, ये इस चीज के लिए मोटिवेट करेगा कि आप फॉर्मली आपस में एक तरीके से कंसल्ट करिए और दोनों लोग आपस में बैठ करके मुद्दे को म्यूचुअली सुलझा लीजिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तब फिर क्या होगा, ये मुद्दा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास जाएगा डब्ल्यूटीओ की। और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो डब्ल्यूटीओ की है वो क्या करेगी, वो एक पैनल बनाएगी। वो एक पैनल बनाएगी और उस पैनल को ये मुद्दा रेफर कर देगी कि अच्छा देखो भैया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये विवाद हो गया, इस मुद्दे को आप सुलझाइए अपने यहाँ बैठ करके। ठीक है, पैनल में कौन होगा, द पैनल इज कंपोज्ड ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स विद रिलेवेंट एक्सपर्टीज इन ट्रेड लॉ एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में किस चीज को लेकर के डिस्प्यूट हुआ है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट बैठेंगे और जो ट्रेड लॉ के एक्सपर्ट है वो बैठेंगे उस पैनल में और मुद्दे को सुलझाने का काम करेंगे। पैनल फिर क्या करेगा, दोनों साइड के भैया बातों को सुनेगा, इंडिया की बातें सुनेगा, ऑस्ट्रेलिया की बातें सुनेगा, उनको रिव्यू करेगा और फिर अपने कमेंट पेश करेगा। जब पैनल अपनी रिपोर्ट दे देगा एक बार, तब क्या होगा, द रिपोर्ट बिकम्स द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडीज रूलिंग। अब देखिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने इस पैनल को बनाया था, तो जो पैनल की रिकमेंडेशन है, जो पैनल की रूलिंग है, वही इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की रूलिंग या फिर रिकमेंडेशन मान ली जाएगी। और जब तक डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स, ये बाकी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के सामने मुद्दा रखा जाएगा, बाकी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स अगर 60 दिन के अंदर अंदर कंसेंसस के जरिए उसको रिजेक्ट नहीं कर देते उस रूलिंग को, तब तक ये मान लिया जाएगा कि ये जो रूलिंग है यही फाइनल है, यही आपका एक तरीके से जजमेंट है। बात समझे आप। पैनल ने दोनों पार्टीज को सुना, अपने कुछ रिकमेंडेशन दी, वो रिकमेंडेशन पैनल की रिकमेंडेशन ना मान करके वो मान ली जाएंगी किसकी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की रिकमेंडेशन मान ली जाएंगी, उनकी रूलिंग मान ली जाएंगी। और अगर 60 दिन के अंदर अंदर डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स उसको कंसेंसस के साथ रिजेक्ट नहीं कर देते हैं,
तो उस रिकमेंडेशन को, उस रूलिंग को फाइनल जजमेंट मान लिया जाएगा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का। अब उसके बाद अगर कोई पार्टी नाराज है उस बात से, अगर कोई पार्टी को इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि भैया ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने डिसीजन दिया ये हमारे फेवर में नहीं है, ये हमारे अगेंस्ट में है, तब फिर वो एपेलेट बॉडी के पास जा सकते हैं, जो कि 1995 में आर्टिकल 17 के अंदर में स्टैब्लिश की गई थी, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। आपकी जनरल काउंसिल भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है और आपकी एपेलेट बॉडी भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। ठीक है, तो एपेलेट बॉडी क्या करती है, वंस अडॉप्टेड बाय डीएसबी मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। उसके बाद क्या होगा, एपेलेट बॉडी ने जो डिसीजन दे दिया वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को अडॉप्ट करना पड़ेगा और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को उसको अडॉप्ट कर लेगी, उसके बाद सारी कंट्रीज को वो मानना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसमें जो मेंबर्स होते हैं एपेलेट बॉडी के, वो 4 साल के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि जो एपेलेट बॉडी का मेंबर बनेगा, जो यहाँ पे जज वगैरह बनते हैं, वो 4 साल तक अपनी पोस्ट पे रहते हैं। तो ये पूरा डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैकेनिज्म है। पहले होगा कंसल्टेशन, फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाएगी पैनल, पैनल रिपोर्ट अपना देगा, रिपोर्ट को माना जाएगा कि ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की रिपोर्ट है, उसको अगर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कंसेंसस से 60 दिन के अंदर तो उसको फाइनल मान लिया जाएगा, फिर उसको लेकर के आप अपील कर सकते हो एपेलेट बॉडी के पास। तो ये पूरा मैकेनिज्म है आपका, यही आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के, उसको एक बार आप रीड आउट कर लोगे। ठीक है, अगला जो आपका एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ के अंदर में, वो है आपका ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी कुछ नहीं होता है, जब जनरल काउंसिल बैठती है अलग अलग मेंबर कंट्रीज की ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए, तो हम जनरल काउंसिल को ही ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी बोल देते हैं। बात समझ गए आप? यानी कि जब जनरल काउंसिल बैठ रही है इस पर्पज से कि हमें अलग अलग कंट्रीज की ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करना है, तो उसी को हम ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी बोल देते हैं। अभी हमने देखा था ना कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स को अपनी ट्रेड पॉलिसी बतानी होती है डब्ल्यूटीओ को। जब डब्ल्यूटीओ को वो ट्रेड पॉलिसी बताते हैं तो वहाँ पे डिस्कस की जाती है, रिव्यू की जाती है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये पूरा आपका डब्ल्यूटीओ का मुद्दा यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन था उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें यहाँ पे, तो वो तो आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पार्टीज आर अनेबल टू सेटल डिस्प्यूट्स यूजिंग कंसल्टेशन प्रोसेस, इट इज रेफर टू एपेलेट बॉडी। सीधे एपेलेट में नहीं जाता है, पहले पैनल के पास जाता है, पैनल के बाद फिर एपेलेट के पास जाता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, एपेलेट बॉडी न्यूयॉर्क में बेस्ड है। आर्टिकल 17 तो ठीक है, बट न्यूयॉर्क नहीं, यहाँ पे जेनेवा होगा। तो करेक्ट कौन सा है यहाँ पे? ओनली थोड़ा ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे, आप नीदर 1 एंड 2 कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे होगा आपका नीदर 1 एंड 2, जो आपको पीडीएफ दी जाएगी उसमें उसको सही कर दिया जाएगा, नीदर 1 एंड 2। कोई भी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे आपकी चलते हैं। अगली न्यूज, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज इंस्टीट्यूशन। अच्छा, हमने यहाँ पे डब्ल्यूटी में पूरा देखिए, एक बार समराइज कर देता हूँ मैं। कुछ डिस्प्यूट हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, उसको हमने फिर उसको सुलझाने के लिए हम कहाँ पे गए, डब्ल्यूटीओ के पास। हमने डब्ल्यूटीओ का पूरा हिस्ट्री देखी, उसको क्यों बनाया गया गैट को हटा करके ये देखा, क्या प्रिंसिपल्स हैं डब्ल्यूटीओ के हमने वो देखा। उसके बाद हमने डब्ल्यूटीओ का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसको देखा डिटेल में। डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर के क्या मैकेनिज्म है डब्ल्यूटीओ का वो देखा है हमने। ठीक है, अब हम आए हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज इंस्टीट्यूशन रिसेंटली लॉन्च्ड प्रवाह टू एनालाइज द एरोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एरोस्पेस व्हीकल्स। इसरो, डीआरडीओ, आईआईएससी बैंगलोर या फिर आईआईटी मद्रास। तो ये छोटी सी न्यूज है आपकी, प्रीलिम्स स्पेसिफिक। ठीक है, बेसिकली आपको साइट पे दिख ही रहा होगा, इसरो की साइट से हम ये न्यूज लेकर के आए हैं। तो इसरो ने ये प्रभा लॉन्च किया है। ठीक है, इसरो ने प्रभा लॉन्च किया। देखिए बेसिकली मतलब क्या होता है, पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। रिसेंटली द इसरो हैज डेवलप्ड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक सॉफ्टवेयर नेम्ड पैरेलल रैंस सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोडायनेमिक्स एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। ये इसका फुल फॉर्म, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बड़ा कठिन सा, सब कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा। बेसिकली आप आसान भाषा में जानिए, होता क्या है कि कोई भी जब ऐसी आपका एक तरीके से एरोप्लेन बनाया जाता है, सैटेलाइट बनाई जाती है, या कोई भी हवा में जाने वाला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो उसके ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है किसका, एरोडायनेमिक्स का। यानी कि किस तरीके से हवाएं चल रही हैं, किस तरीके से एयर का मोशन है। भाई कोई भी चीज अगर हवा में उड़ रही है तो उसके ऊपर जो हवा का प्रेशर आ रहा है चारों तरफ से, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसी को हम एरोडायनेमिक बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज थर्मोडायनेमिक होता है। भाई आपको पता है कि आसमान में टेम्परेचर आपका अलग अलग जगहों पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई अगर आपकी सैटेलाइट आपकी ऑर्बिट से बाहर जा रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जा रही है, स्पेस में जा रही है, तो उसको अलग अलग टेम्परेचर के वेरिएशन से झेलने पड़ेंगे, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचिए, आपको पता नहीं है कि भैया ऊपर कैसा तापमान है, कैसा क्या है। हम जो आपका एरोप्लेन बना रहे हैं, आपकी जो सैटेलाइट बना रहे हैं, वो उस एरोडायनेमिक को या थर्मोडायनेमिक को सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी।
तो बेसिकली प्रभा सॉफ्टवेयर इसीलिए बनाया गया है कि जो हम अपनी जो एक तरीके से हम एरोप्लेन या सैटेलाइट बनाने वाले हैं, कोई भी आपका एरोस्पेस व्हीकल बनाने वाले हैं, उसके उसके ऊपर कितना एरोडायनेमिक प्रेशर पड़ेगा, उसके ऊपर कितना थर्मोडायनेमिक प्रेशर पड़ेगा, यानी कि कितना एयर का इम्पैक्ट उसके ऊपर होगा, कितना टेम्परेचर का इम्पैक्ट होगा, और वो उस टेम्परेचर को, उस एयर को सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसकी स्टडी करके हम पहले से अपने एरोस्पेस व्हीकल को उस हिसाब से तैयार कर देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? यानी कि आसान भाषा में, अगर बहुत ही एकदम लेमैन टर्म में, जो कि थोड़ा गलत भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको बाहर जाना है, बाहर बहुत आंधी तूफान और बहुत बारिश की गुंजाइश है, बहुत गर्मी पड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपने क्या किया, घर के अंदर बैठ करके मौसम विभाग की जानकारी पता कर ली और उस हिसाब से आपने कपड़े पहन के, छाता लेकर के, गाड़ी लेकर के या पैदल आप निकल गए कि अब हम बाहर के एटमॉस्फेयर को झेलने के लिए तैयार हैं। अगर बारिश है तो हम छाता लेके निकल रहे हैं, अगर गर्मी बहुत है तो हम थोड़ा सा लाइट कपड़े पहन के निकल रहे हैं, ठंडी बहुत है तो हम ज्यादा कपड़े पहन के निकल रहे हैं, आंधी तूफान बहुत आ रहा है तो हम कहीं ना कहीं ग्लासेस व्लासेस पहन करके निकल रहे हैं ताकि आंखों में धूल वूल ना जाए। ये कुल मिलाकर के इसका एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, एरोडायनेमिक और थर्मोडायनेमिक का इम्पैक्ट को जज करके अपने एरोस्पेस व्हीकल को उसी हिसाब से तैयार करना, और इसको भी गगनयान में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे यूज किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यही पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप इसकी रीडिंग कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रभा इज अ सॉफ्टवेयर टूल specifically designed to analyze the aerodynamic and thermodynamic of aerospace vehicles like launch vehicles, winged and non-winged re-entry vehicles. It simulates how air flows around aerospace vehicles and calculates the resulting forces and heat effects, which is essential to design the shape, structure and thermal protection system required for these bodies. वही बात है कि हम पहले से जज कर लेंगे कि भैया कितनी गर्मी, कितनी ठंडी, कितनी हवा, पानी हमारे एरोस्पेस व्हीकल के ऊपर पड़ने वाला है, उसी हिसाब से हम उसके स्ट्रक्चर डिजाइन कर देंगे बेसिकली, ताकि वो उसको झेल ले जाए। यही यहाँ पे बताया गया है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसरो आंसर हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका H5N2 के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट H5N2। इट इज अ सब टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस। ठीक है, इट इज डायग्नोज्ड यूजिंग RT-PCR टेस्ट। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं H5N2 के बारे में। आपको बताना है इनकरेक्ट कौन से है, खाली पहला, दूसरा, खाली तीसरा, या फिर दूसरा और तीसरा, यानी कि सारे इनकरेक्ट नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। आइए देखते हैं। द हिंदू में आज ही ये न्यूज में आया है, फर्स्ट फैटल ह्यूमन केस ऑफ H5N2 बर्ड फ्लू आइडेंटिफाइड। तो मेक्सिको में एक आदमी की मौत हो गई है इससे, है ना, 59-ईयर-ओल्ड मैन की, तो उसी की वजह से ये न्यूज में आ गया है। बर्ड फ्लू और एवियन फ्लू इज एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज कॉज्ड बाय द एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा जो ए वायरस होता है वही बर्ड फ्लू, वही एवियन फ्लू कॉज करता है, और ये आपका मेनली जो है पोल्ट्री या फिर वाइल्ड बर्ड्स के जो है वजह से फैलता है ये। ठीक है, उनको इन्फेक्ट करता है बेसिकली, उनको इन्फेक्ट करता है, यानी कि उन्हीं के आपस में फैलेगा ही। जब उनको ह्यूमन कंज्यूम कर लेगा तो कहीं ना कहीं ह्यूमन को भी ये चीज पहुंच जाएगी। ओकेजनली अ फॉर्म ऑफ द फ्लू वायरस जम्प्स फ्रॉम द वाइल्ड बर्ड्स टू पोल्ट्री फार्म्स इट देन क्विकली इवॉल्व्स इनटू अ हाईली पैथोजेनिक फ्लू वायरस that causes a larger wave of illness and death among birds. Avian influenza can also infect humans due to direct contact with the infected bird or contaminated environment. तो जरूरी नहीं है कि आप उस जानवर को खाएं तभी आपको ये एवियन इन्फ्लुएंजा हो। आप उस कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट में रहोगे, खराब एनवायरनमेंट में रहोगे, तो भी आप उससे ग्रसित हो सकते हो। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब देखते हैं H5N2 बर्ड फ्लू के बारे में। तो सिंपल सी बात है, H5N2 आपका और कुछ नहीं, आपका एवियन इन्फ्लुएंजा का ही एक तरीके से सब टाइप है। ठीक है, सब टाइप है उसी का ये, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा यहाँ पे। वायरस वायरस आर कैटेगराइज्ड बाय सबटाइप्स बेस्ड ऑन प्रोटीन्स ऑन देयर सरफेस। अब आपके जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस होते हैं, उनके सरफेस पे कितने तरीके के प्रोटीन होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोटीन होते हैं, उसके बेसिस पे हम इनके अलग अलग नाम रखते हैं, जैसे कि H5N1, है ना, H1N1, H5N2, है ना, तो ये सारे नाम उस वजह से रखे जाते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्यों भाई फैलता है H5N2, बेसिकली बर्ड फ्लू क्यों फैलता है? क्योंकि इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन अभी तक हम आउटब्रेक के पीछे हम बता नहीं पाए हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं जो बर्ड्स इन्फेक्टेड हैं, उनके माइग्रेशन की वजह से, वो कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीजें फैलती हैं। बट बर्ड्स में कैसे आता है, इस आउटब्रेक को हम अभी तक भी जज नहीं कर पाए हैं। ठीक है, चलिए, spread to humans. Although human infections with H5N2 are rare, the potential for the virus to mutate and become more easily transmissible between humans while retaining its severity poses a significant public risk. अब देखिए, ह्यूमन इन्फेक्शन बहुत रेयर है H5N2 का, है ना, लेकिन पोटेंशियल तो है कि ये वायरस अपने आप को म्यूटेट कर लेगा। म्यूटेशन आपको पता है कि जब कोई वायरस अपना कुछ एक जीन
अपना कुछ है कि स्ट्रक्चर चेंज करके अपने आपको इस हिसाब से ढाल लेता है कि जो एग्जिस्टिंग उसको मारने के लिए मैकेनिज्म बनाए गए हैं, दवाइयां बनाई गई हैं, वैक्सीन बनाई गई हैं, उसका इम्पैक्ट उस वायरस के ऊपर ना हो। जैसे कोविड के बहुत सारे वेरिएंट आए म्यूटेशंस की वजह से, तो वैसे ही आपके बाकी सारे वायरसेस भी म्यूटेट कर करके अपने आप को चेंज कर लेते हैं और इस वजह से ह्यूमन में ये ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। हेल्थ इफेक्ट की बात करें तो भैया आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कहीं ना कहीं ये खराब करने का काम करते हैं। उसके अलावा छोटे मोटे इम्पैक्ट और भी होते हैं, कंजक्टिवाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, इंसेफेलाइटिस, ये सब चीजें भी होती है, लेकिन मेन जो इसका इम्पैक्ट होता है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे होता है, आपके फेफड़ों को जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। इनको हम पता करते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट करके। इनका ट्रीटमेंट क्या है? एंटीवायरल ड्रग। ठीक है। नोटेबली न्यूरोमिनिडेज इनहिबिटर्स कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। तो ये सारा जो है इसका ट्रीटमेंट करने का मुद्दा है। फैक्चुअल चीजें सब आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन अगर हम देखें तो भैया सब टाइप तो है ही है, तो ये बात तो सही हो गई। आरटीपीसीआर को लेकर के भाई यूज करके हम इसको डायग्नोस भी कर सकते हैं, ये भी बात सही हो गई। ह्यूमन ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल ही नहीं है। देखिए पॉसिबिलिटी की जब बात आ जाए तो वहां पे आपको स्टेटमेंट गलत कर देना होता है कि भैया ऐसा नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है, अभी नहीं होता या कब होता है वो अलग बात है। तो आपका इनकरेक्ट कौन सा है? ओनली 3, बाकी दोनों आपके सही हैं। तो छोटी सी न्यूज थी आपकी ये। अगली आपकी है महारानी टेम्पल के बारे में। आपको पता है कि यूपीएससी की आदत है टेम्पल वगैरह के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चंस पूछना। ठीक है। तो अभी महारानी टेम्पल कश्मीर का न्यूज में रहा है। इसको लेकर के 3 स्टेटमेंट आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन तीनों में से कौन कौन से हैं या कौन सा है। इसको उत्पल डायनेस्टी के रूलर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था कश्मीर में। ओरिजिनली इसको बारामूला में बनवाया गया था, लेकिन बाद में इसको गुलमर्ग शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस इंटरट्विन्ड विद अ मुस्लिम प्रीस्ट परफॉर्मिंग रिचुअल्स इन द टेम्पल। भैया ये एक धार्मिक सौहार्द का प्रतीक होता है, क्योंकि यहाँ पे एक जो मुस्लिम प्रीस्ट होता है वो मंदिर के अंदर बैठ करके क्या कर रहा होता है? पूजा करता है, रिचुअल्स करता है। आइए देखते हैं हुआ क्या। बेसिकली अभी यहाँ पे आग लग गई है मंदिर में। ठीक है। 106 साल पुराना बहुत आइकॉनिक मंदिर है, इसमें आग लग गई जिस वजह से न्यूज में आ गया है। अब ये आपका गुलमर्ग टाउन इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इट इज सिचुएटेड ऑन अ स्मॉल हिलॉक इन द हार्ट ऑफ गुलमर्ग टाउन इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरे स्टेटमेंट ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड इन बारामूला, इट वाज शिफ्टेड टू गुलमर्ग लेटर ऑन। अब देखिए गुलमर्ग बारामूला कोई बहुत डिफरेंस की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे है क्या आपका जो ये मंदिर बनाया गया है ये गुलमर्ग टाउन में बनाया गया है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो दोनों ही बातें सही है, लेकिन यहाँ पे जो शिफ्ट करने की बात लिखी है ना ये गलत है। इसको कभी शिफ्ट नहीं किया गया है। आपको यहाँ पे बारामूला गुलमर्ग पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है शिफ्ट वर्ड पे, कि क्या मंदिर को शिफ्ट किया गया है? शिफ्ट कभी नहीं किया गया है। ठीक है। चलिए खैर। तो कई बार यूपीएससी ऐसे डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट भी डालता है, इसी वजह से मैंने भी आपके लिए ऐसा क्वेश्चन तैयार किया है यहाँ पे। ऑल्सो नोन एज द रानी टेम्पल और मोहिनेश्वर शिवालय, द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड हिज कंसोर्ट पार्वती। भैया शिवा और पार्वती का मंदिर है। महारानी टेम्पल से लग रहा होगा कि भैया किसी राजा महाराजा महारानी का टेम्पल होगा, बट ये मेनली शिव का टेम्पल और साथ में पार्वती भी यहाँ पे बैठी हुई है। मोहनी बाई सिसोदिया ने इसको बनवाया था, इसी वजह से इसका नाम महारानी टेम्पल है, क्योंकि महारानी ने बनवाया था। जो कि जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, है ना, हरि सिंह जो राजा थे आपके, हरि सिंह बेसिकली आपके डोगरा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है। डोगरा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो ये वही हरि सिंह है जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ आने के लिए। बेसिकली उनकी वाइफ थी मोहिनी बाई सिसोदिया, उन्होंने बनवाया था। ठीक है। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी सीन फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द गुलमर्ग। गुलमर्ग के हर एक कोने से इसको देखा जा सकता है। फिर भैया यहाँ पे काफी ज्यादा इंडियन और पर्शियन स्टाइल का ब्लेंड देखने को मिलता है। और यहाँ पे मुस्लिम प्रीस्ट पूजा करता है, रिचुअल्स करता है, तो काफी इंटरट्विनिंग है रिलीजन्स की यहाँ पे। इंडियन आर्मी ने 2021 में लोकल कम्युनिटीज की मदद से इसको रिस्टोर किया था और रेनोवेट भी किया था, क्योंकि काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। इतनी सी बस न्यूज है, छोटी सी है। अब इसी से आपके 3 स्टेटमेंट बन गए। देखिए उत्पल डायनेस्टी नहीं है, डोगरा डायनेस्टी है। बार ये शिफ्टेड वाली बात ही गलत हो गई, तीसरा खाली सही है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है। चलिए अगली न्यूज पे आते हैं। ये आपकी एक और बड़ी न्यूज है, आपका एक एडिटोरियल आया है आज के पेज में स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। ये देखिए बिजार जजमेंट। ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। पहले क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पेशल मैरिज एक्ट। The applicability of the act is extend to the people of all the faith including Hindus, Muslims, Sikh, Christian and सिख द्वारा लिख गया यहाँ पे एक्सेप्ट जैन्स एंड बुद्धिस्ट। तो यानी कि भारत में सभी धर्मों पे अप्लाई होता है स्पेशल मैरिज एक्ट, जैन और बुद्धिस्ट को छोड़ करके। सेक्शन 5 के हिसाब से द पार्टीज टू द मैरिज आर रिक्वायर्ड टू गिव अ नोटिस इन राइटिंग to a marriage officer of a district in which at least one of the parties have resided for at least 7 days immediately preceding the notice। अब भैया अगर आपको शादी करनी है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में, तो आपको मैरिज ऑफिसर के पास जाकर के नोटिस देनी होती है कि भैया हमें शादी करनी है,
और आप तभी दे सकते हो जब आप उस एरिया में, जिस एरिया में आप ये एप्लीकेशन देने जा रहे हो, नोटिस देने जा रहे हो, वहां पे आप कम से कम 7 दिन से रह रहे हो। ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है। अब आपको बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला दूसरा ये फिर से यहाँ पे गलत तरीके से लिखा है, नीदर वन नॉर टू यहाँ पे होगा, ठीक है। वन भी नहीं और टू भी नहीं, इसको मैं पीडीएफ में करेक्ट करके आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली एक ये एडिटोरियल आया है यहाँ पे, एमपी कोर्ट का बेसिकली जजमेंट आया है अभी। कोर्ट में हुआ क्या, बेसिकली अभी एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम मैन के साथ शादी की है। इन्होंने एप्लीकेशन दी कि भैया हमको स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा दो। तो वहां पे आपके कोर्ट ने मना कर दिया कि क्योंकि इस्लाम में ये अलाउड नहीं है कि किसी भी मूर्ति पूजन करने वाले धर्म में शादी की जाए, इस वजह से हम आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के एडिटोरियल आया कि भैया क्या देश में जो नॉर्मल लॉज हैं, जो सिविल लॉज हैं, उनकी अहमियत ज्यादा है या जो पर्सनल लॉज हैं उनकी अहमियत ज्यादा है। आपको पता है कि अलग अलग धर्मों को लेकर के पर्सनल लॉज भी हैं, जैसे कि मुस्लिमों को लेकर के उनका लॉ है, हिंदुओं को लेकर के उनका लॉ है, लेकिन फिर कुछ सिविल लॉज भी हैं। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट में जो एक बेसिक आइडिया था स्पेशल मैरिज एक्ट को लाने के पीछे का, वो यही था कि जो शादियां पर्सनल मैरिज एक्ट में नहीं हो पा रही हैं, उन शादी, क्योंकि भाई शादी करने का अधिकार तो आपका फंडामेंटल राइट है किसी से भी, है ना। आप अगर उस एज को अटेन कर चुके हो तो आपको किसी से भी शादी करने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है आपका। तो कोई भी पर्सनल लॉ आपके उस राइट को छीन कैसे सकता है। इस वजह से जो है ये स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया था। लेकिन अब इसके ऑपोजिट जाकर के जजमेंट क्या दिया जा रहा है, इस एक्ट को किनारे करके पर्सनल लॉ के हिसाब से जजमेंट दिया जा रहा है कि भैया आपका धर्म अलाउ नहीं करता है। अरे भाई, धर्म अलाउ नहीं करता, लेकिन आपका देश का कानून तो अलाउ करता है ना। बात तो वही है। तो मतलब ये कैसी बात हो गई कि पर्सनल लॉज जो हैं, यानी कि जो धर्म स्पेसिफिक लॉज हैं, उनकी अहमियत ज्यादा है एज कंपेयर टू द सिविल लॉज, यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट यहाँ पे बोला गया है ये। द कोर्ट डिस्मिस द कपल्स पिटिशन सीकिंग प्रोटेक्शन, मतलब कपल यहाँ पे प्रोटेक्शन मांग रहा था कि हमको खतरा है तो हमें प्रोटेक्शन दी जाए। तो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और उन्होंने कहा कि भैया आपका जो इस्लाम का धर्म है उसके जो कानून है वो आपकी शादी को अलाउ ही नहीं करते हैं। तो भाई काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई देश का कानून तो अलाउ करता है ना, इस्लाम का कानून करता हो चाहे ना करता हो, बट देश का कानून तो कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इस चीज को लेकर के पूरा डिस्प्यूट आया है, जैसे जैसे पूरा न्यूज आर्टिकल आया है। अब यहाँ से आपको इतना ही जानना था। अब आपको जो मेन बात जाननी है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में जाननी है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक बातें। इसके जो ये जजमेंट आया है, इसका इंपॉर्टेंस आपके GS1 GS2 दोनों के लिए है। जो सोसाइटी वाला पोर्शन है और भाई जो स्पेशल मैरिज एक्ट, भाई कोई भी कानून होता है वो GS2 में आता है। तो उसको लेकर के दोनों ही पेपर में इसकी रेलेवेंस है। स्पेशल मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें तो ये सिविल मैरिज को गवर्न करता है, ठीक है। कोडिफाइड रिलीजियस लॉज गवर्न इश्यूज ऑफ पर्सनल लॉ सच एज मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन। दीज लॉज सच एज मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट रिक्वायर ईदर स्पाउस टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द अदर बिफोर मैरिज। तो भैया जो पर्सनल लॉज होते हैं ना रिलीजन के, वो क्या कहते हैं कि अगर शादी करनी है उस धर्म के कानून के हिसाब से, तो अगर दूसरी पार्टी किसी और धर्म की है तो उसको आपके धर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पति मतलब लड़का अगर हिंदू है, लड़की अगर मुस्लिम है, उसको अगर शादी करनी है तो उसको मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म में आना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। उसको सप्तपदी करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर में शादी हो रही है, लड़का मुस्लिम है लड़की हिंदू है, तो लड़की को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा मुस्लिम से शादी करने के लिए मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट इसीलिए लाया गया था कि इन सारी चीजों को ओवर पावर कर दे वो। स्पेशल मैरिज एक्ट में कहा गया कि भैया आप किसी से भी कभी भी शादी करो, आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। ये स्पेशल मैरिज एक्ट का मोटिव था। However, SMA यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट enables marriage between interfaith और intercaste couples without them giving up their religious identity or resorting to conversion। सिंपल सी बात है। अब एलिजिबिलिटी क्या भैया, देश के सारे धर्म इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, ये सब एलिजिबल हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट था आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा कि जैन और बुद्धिस्ट अलाउ नहीं है, ये भी अलाउड है इस एक्ट के अंदर में, ठीक है। बस बात यह है कि लड़के की मिनिमम एज 21 साल और लड़की की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। इसके नीचे अगर है तो आप शादी नहीं कर सकते हो। प्रोसीजर क्या होता है कि भैया अगर आपको शादी करनी है इस मैरिज एक्ट के अंडर में, तो आपको जिस एरिया में आप पिछले 30 दिन से हो, कम से कम कोई भी एक इंसान, मतलब लड़का या लड़की कोई भी एक, जहां पे 30 दिन से है, वहां के मैरिज ऑफिसर के पास जाकर के एक नोटिस दे सकता है अंडर सेक्शन 5 कि भैया हमको शादी करनी है, ठीक है। और बिफोर द marriage is solemnized, the parties and the three witnesses are required to sign a declaration before the marriage officer। नोटिस दोगे, नोटिस देने के बाद आपको, मतलब जो लड़का लड़की जिनको शादी करनी है और 3 विटनेस, इनको जाकर के एक डिक्लेरेशन देना होता है मैरिज ऑफिसर को कि भैया हम 3 गवाह हैं, हमारे सामने इन दोनों की शादी हो रही है और भैया हम दोनों की शादी हो रही है, हम इस बात को मानते हैं, और साइन करके देना होता है। अब वो डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करता है कौन, मैरिज ऑफिसर। और जैसे ही वो डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो जाती है, वो डिक्लेरेशन बन जाता है आपका मैरिज ऑफ सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि भैया इनकी शादी हो गई है, जो कहते हैं ना मैरिज सर्टिफिकेट है, वो एक तरीके से प्रूफ का काम करता है कि भैया आप दोनों इन दोनों की शादी हो चुकी है, ये ऑफिशियली पति पत्नी है, ठीक है। लेकिन
यहाँ पे एक आपका लूप होल है या फिर एक बीच में कैच है। कैच क्या है कि भैया नोटिस पीरियड, ये जो डिक्लेरेशन साइन करके दी है ना मैरिज ऑफिसर को, और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज मिल रहा है, इसके बीच में मैरिज ऑफिसर क्या करता है, वो जो नोटिस उसको ओरिजिनली दी थी कपल ने कि भैया हमें शादी करनी है ना, जो ये यहाँ पे नोटिस दी गई थी, उस नोटिस को वो मैरिज नोटिस बुक में रखता है और उसको पब्लिक डिस्प्ले के लिए ओपन कर देता है कि भैया कोई भी आकर के देख सकता है मैरिज नोटिस बुक को कि किस किसने अगले 30 दिन में शादी करने के लिए नोटिस दी है। और अगर आपको आपत्ति है किसी की भी शादी करने से, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप अपना एक तरीके से विद्रोह दर्ज करा सकते हो। बात समझ रहे हैं आप? यानी कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी को शादी करनी थी, ए और बी ने जाकर के अपने एरिया के मैरिज ऑफिसर को नोटिस दिया कि भैया हमको शादी करनी है। उसने कहा ठीक है, आप 3 विटनेस का डिक्लेरेशन लेकर के आइए, तब तक मैं इसको नोटिस पे डाल देता हूँ। जब तक वो विटनेस लेने गए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नोटिस कपल ने दी थी शादी करने के लिए, उस नोटिस को अपनी एक बुक है मैरिज नोटिस बुक, उसमें रख दिया और सबको अलाउ कर दिया, आम जनता को, कि कोई भी आकर के उस बुक को खोल करके देख सकता है कि भैया कौन इसमें शादी करने वाला है, कौन नहीं शादी करने वाला है। और 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि अगर आपको यानी कि जनता को इस रजिस्टर में दी हुई नोटिसों में किसी भी कपल की शादी से ऐतराज है, तो आप 30 दिन के अंदर आकर के बता सकते हो। अब इसका पर्पस बेसिकली ये होता है ना कि कोई अगर ऑलरेडी मान लीजिए मैरिड है, वो जाकर के शादी कर रहा है बिना आप किसी को बताए हुए, है ना? तो उसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराना भी ज़रूरी होता है, या फिर भाई मान लीजिए कोई नाबालिग है लेकिन वो जाकर के गलत डॉक्यूमेंट दे करके बता दिया कि भैया हम बालिग हैं। तो इन सब कारणों से ये किया जाता है कि कोई भी गलत डिसीजन ना हो जाए। तो 30 दिन का टाइम होता है, अगर आपको कुछ जाकर के ऑब्जेक्शन रेज़ करना होता है कि भैया हम शादी के खिलाफ हैं, शादी में ये कमी है, वो कमी है, तो आप जाकर के मैरिज ऑफिसर के पास बता सकते हो। और अगर ऐसी कोई आपत्ति नहीं आती है तो 30 दिन के बाद मैरिज सोलेमनाइज़ हो जाती है, यानी कि ऑफिशियली शादी मान ली जाती है, सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ये पूरा प्रोसीजर है एसएमए के अंडर में, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब कंसर्न्स क्या है? पहली बात तो ऑब्जेक्शन टू मैरिज, ये 30 दिन का जो मैरिज का नोटिस है, ये भले ही आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और रहा हो इसके पीछे, बट इसका मिसयूज बहुत होता है। जो धर्म के नाम पे ठेकेदार होते हैं, जो जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम महिला अगर किसी हिंदू लड़के से शादी कर रही है, हिंदू लड़की किसी मुस्लिम आदमी से शादी कर रही है, तो धार्मिक जो संगठन होते हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं कहीं ना कहीं और पोलिटिसाइज करते हैं मुद्दे को, है ना? अब ये बात भी सही है कि हाल-फिलहाल में बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पे इंटर रिलीजन मैरिज में कई बार जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा अगली हो गई हैं, है ना? जैसे कि अभी कौन-सा केस हुआ था जिसमें कोई मुस्लिम लड़का था जिसने लड़की के 30-35 टुकड़े का श्रद्धा वाला केस शायद जो था, दिल्ली में ऐसा हुआ था, है ना? तो वैसे बहुत सारे केस हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी जगह ऐसा हो रहा है। बहुत सारे हिंदू मुस्लिम आज भी लड़का-लड़की शादी करके खुशी-खुशी रह रहे हैं, है ना? लेकिन उसको फालतू में पॉलिटिसाइज़ करने का मौका मिल जाता है। और आप खुद सोच के देखिए कि कोई आम जनता क्या जाती होगी रजिस्टर को चेक करने के लिए? जाते वही लोग होंगे जिनका कुछ एजेंडा होता होगा। तो वो लोग जाते हैं और कहीं न कहीं मैरिज में बाधा पैदा करते हैं। फिर भैया प्राइवेसी कंसर्न भी है, भैया हम शादी कर रहे हैं, दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है आपको? हम चाहे जैसे भी शादी करें, हमारे देश के कानून ने हमको अधिकार दे रखा है, फंडामेंटल राइट है हमारा शादी करना। उसके लिए हम नोटिस दें जनता को कि भैया हम शादी करने जा रहे हैं, 30 दिन के अंदर-अंदर आप कुछ देख लीजिए आकर के अगर कोई दिक्कत हो तो। तो ये कहीं न कहीं प्राइवेसी का भी वायलेशन होता है कहीं न कहीं। और भैया जब आपको एक बार नोटिफ़ाई कर दिया गया कि ये इंटर रिलीजन मैरिज हो रही है, तो उनके साथ सोशल स्टिग्मा भी लग जाता है। आपको पता है कि आज भी अपने देश में इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट मैरिज को उतना ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो अगर चीज़ें पब्लिसाइज़ हो जाएँगी तो स्टिग्मा भी लग जाता है लोगों के साथ, उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये कंसर्न्स हैं कहीं न कहीं। क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 7 दिन नहीं, यहाँ पे 30 दिन होगा। 30 डेज़ अगर आप वहाँ पे रह रहे हो तब आपको जो है ये नोटिस देने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट सही कौन-सा होगा? नीदर वन नॉर टू, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई, तो ये आपकी न्यूज़ हो गई एसएमए को लेकर के। अब आपकी 2-3 छोटी-छोटी न्यूज़ हैं, जैसे कि आपकी स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट किसने दी है? आपका क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल वाटर कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, आईवीसीओ बोलते हैं इसको, यूनेस्को या फिर यूनिसेफ। स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट। अब इसमें कुछ भी आपके प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है सिवाय इस बात की कि रिपोर्ट दी किसने है। ये रिपोर्ट आपकी यूनेस्को ने दी है। यूनेस्को ने स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट दी है। इसकी शुरुआत हुई थी कब? जब यूएन ने 2021-23 को क्या मान लिया था? यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको पता है कि 21 से 30 का जो डिकेड है उसको हम लैंड रिस्टोरेशन का डिकेड भी मानते हैं। उसके साथ ही साथ ये इसको हम यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे भी हम इस डिकेड को देखते हैं। तो एक तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये रिपोर्ट दी किसने? यूनेस्को ने दी, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारी जो बातें लिखी हैं, ये मेंस की आंसर राइटिंग में आपके लिए फॉडर मटेरियल के तौर पे काम कर सकता है। अगर एनवायरनमेंट को लेकर के कुछ क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आप इस रिपोर्ट के हवाले से सारी बातें लिख सकते हो कि भैया ओशन जो है हमारी एक्सेस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। ओशन में इतना ज़्यादा कार्बन कंटेंट बढ़ गया है कि ओशन एसिडिफिकेशन होता जा रहा है, पीएच बढ़ता जा रहा है ना?
पीएच मतलब कहीं ना कहीं एसिडिक होता जा रहा है, तो लोग वहाँ पे जो मेरीन लाइफ है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है, सी लेवल लगातार राइज हो रहा है। ये सारी बातें जो है आपकी इस रिपोर्ट में बताई गई है, तो इसको आप मेंस में अपने आंसर राइटिंग के लिए फॉर्डर मटेरियल के तौर पे यूज कर सकते हो। इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया। डाउन टू अर्थ का ये आर्टिकल था। प्रीलिम्स के लिए क्या बातें ध्यान रखनी है, यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21 से 23 तक का है। और उसके अलावा जो है आपका एक तरीके से ये रिपोर्ट किसने दी है, स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट, ये यूनेस्को ने दी। अगली भैया आपकी न्यूज क्या है, भील। अब अभी राजस्थान में इलेक्शन हुए हैं, मतलब पूरे देश में इलेक्शन हुए, तो राजस्थान में कहीं पे भील ट्राइब के लोग जीत गए हैं कहीं ना कहीं इलेक्शन को, तो भील ट्राइब के बारे में हमें कुछ बातें जानना जरूरी है प्रीलिम्स के लिहाज से। तो ये छोटी सी न्यूज है, इसलिए इसका कोई एमसीक्यू नहीं तैयार किया गया आपके लिए। ये और इसकी अगली जो छोटी सी न्यूज है एक और, भील्स आर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब इन इंडिया। ठीक है, भील वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया, बिल्लू और बिल्लू से आया है, जिसका मतलब होता है द्रविडियन लैंग्वेज में बो, यानी कि आपका जो एक तरीके से धनुष होता है ना, तो धनुष से इनका वर्ड आया भील। द भील्स आर नोन टू बी एक्सीलेंट आर्चर्स, ये बहुत अच्छे धनुर्धारी होते हैं, इसी वजह से बो से इनका ट्राइब का नाम डिराइव हुआ है। और इनको काफी डीप नॉलेज होती है लोकल ज्योग्राफी की। भैया जो लोकल टेरेन वगैरह होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहां को लेकर के, वहां की ज्योग्राफी को लेकर के इनको काफी डीप नॉलेज होती है। ट्रेडिशनली ये लोग गोरिल्ला वॉरफेयर में काफी एक्सपर्ट थे, बट आज की डेट में ये लोग ज्यादातर फार्मर हैं या एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं या फिर स्किल्ड स्कल्प्टर्स हैं। ठीक है, आपको पता है भील ट्राइब ने महाराणा प्रताप की बहुत मदद की थी, ये भी आपको बात ध्यान रखनी चाहिए। भील विमेन वियर ट्रेडिशनल साड़ीज while men are dressed in long frock and pajamas। ठीक है, the women put on heavy ornaments made of silver brass along with rosaries of beads and silver coins and earrings वगैरह वगैरह। मतलब आप फोटो देख के अंदाजा लगा लोगे कि भैया क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। They could be identified as one of the Dravidian racial tribe of Western India and belong to the Australid group of tribes। तो ये इनका एक तरीके से ट्राइबल पूरा लिखा हुआ है कि किस ट्राइब को बिलोंग करते हैं। द्रविडियन रेशियल ट्राइब ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप में जो आती हैं। ठीक है, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल और ईस्टर्न राजपूत भील्स, है ना, सेंट्रल और ईस्टर्न राजपूत भील दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर हम सेंट्रल भील्स की बात करें तो ये आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में पाई जाती हैं। इसके अलावा आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ त्रिपुरा में भी आपकी भील आबादी पाई जाती है। ये भीली भाषा बोलते हैं जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेज है आपकी है। ठीक है, इनका रिलीजन डिफर करता रहता है प्लेस टू प्लेस, कहीं पे ये हिंदू हैं, कहीं पे मुस्लिम है, कहीं पे ये सरना रिलीजन को मानते हैं, यानी कि ट्राइबल एक तरीके से नेचर वाले रिलीजन को मानते हैं। मोस्ट ऑफ देम वर्शिप लोकल डिटीज लाइक खंडोबा, खनोबा, बहिरोबा, शीतल माता। ये मतलब जो है ये सब लोकल डिटीज हैं, इनके नाम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यूपीएससी आपसे सीधे यही पूछ लेगा, ये चारों नाम लिखेगा, पूछेगा दीज फोर रिफर टू लोकल डिटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स, या ये क्या है, ये चारों यही पूछ लेगा आपसे। ये ट्राइबल गॉड्स हैं या ये लैंग्वेज है या क्या है, कुछ भी पूछ लेगा आपसे इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि भील समुदाय की लोकल डिटीज हैं। कुछ लोग जो है टाइगर गॉड की पूजा भी करते हैं, जिनको हम बाघ देव के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि शेर को टाइगर को सॉरी बाघ बोलते हैं, तो बाघ देव के नाम से भी एक टाइगर गॉड है जिनकी पूजा करते हैं। बनेश्वर फेयर जो है इनका सबसे फेमस या फिर मेन फेस्टिवल है भील का। ठीक है, ये शिवरात्रि के टाइम पे होता है, जनवरी और फरवरी में। और बनेश्वर महादेव जिनको हम लॉर्ड शिवा बोलते हैं, उन्हीं को डेडिकेटेड है आपका। तो ये सारे प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट हैं आपको भील के बारे में, जो ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अगली आपकी न्यूज है टेलीमानस प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया था। तो टेलीमानस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने और डिफेंस मिनिस्ट्री ने आपस में एमओयू साइन किया ताकि टेलीमानस सेल का यूज आर्म फोर्सेस के लोग कर सकें। ये आपकी न्यूज है प्रीलिम्स स्पेसिफिक। अब ये है क्या, बेसिकली आपको पता है कि मेंटल हेल्थ को लेकर के हमारे देश में काफी ज्यादा जागरूकता आ रही है कहीं ना कहीं। जो लोग मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, किसी भी मेंटल एक तरीके से बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनको लेकर के सरकार काफी ज्यादा सिंपैथी वाला माहौल, सिंपैथी वाला भाव रखती है। तो इसी वजह से ये टेलीमानस शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा अक्टूबर 2022 में। इसका मतलब क्या है, टेली यानी कि टेलीफोन, और मानस का मतलब क्या है, मेंटल हेल्थ सर्विस हम प्रोवाइड करें पूरे कंट्री में, है ना, अराउंड द क्लॉक। अगर कोई रात में 12 बजे भी डिप्रेशन में जा रहा है तो वो फोन करके इस नंबर पे अपनी दुविधा बता सकता है। टेलीमानस प्लेटफॉर्म पोर्टल का, ये टेलीमानस आपका सेल का यही मतलब है आपका। ये दो टीयर का होता है, एक टेलीमानस आपका स्टेट लेवल पे काम करता है, ठीक है, एक आपका टेलीमानस आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। करंटली 51 टेलीमानस सेल फंक्शनिंग है पूरे देश के 36 स्टेट और यूटीज में, जो 20 अलग अलग भाषाओं में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। 24x7 टोल फ्री नंबर है, ये नंबर आपका दिया 14416, जहां पे कॉल करके आप बात कर सकते हो। इसके अलावा एक और नंबर है 1800 891 1416, इस नंबर पे भी आप कॉल करके टेलीमानस की सर्विस अवेल कर सकते हो। यहाँ पे पहले आपको एक इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम बताया जाएगा, यानी कि जो प्री रिकॉर्डेड मैसेज होगा वो आपको बताया जाएगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि इस बात के लिए एक दवा, इस बात के लिए दो दवाएं, तो वैसा आपका सिस्टम होगा।
और जिस लेवल की आप उससे फिर आप मतलब आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरीके के डिप्रेशन में हो, आपको किस लेवल की केयर चाहिए, तो आप जिस हिसाब से इनपुट दोगे उस हिसाब से वहाँ पे जज किया जाएगा। और जिस लेवल की आपको केयर चाहिए होगी उस लेवल पे आपको काउंसलिंग दी जाएगी, आपको काउंसलर प्रोवाइड किया जाएगा और वो काउंसलर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको मदद करेगा। अगर आपको स्पेशलिस्ट केयर की जरूरत होगी तो वो आपको स्पेशलिस्ट केयर को भी रिफर कर देगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? इन केस द कॉलर रिक्वायर्स अर्जेंट इन पर्सन इंटरवेंशन, complex evaluation and management, they will be referred to the nearest in-person service for a physical consultation and or audio-visual consultation with a specialist will be arranged through e-संजीवनी। ई-संजीवनी भी एक पोर्टल है आपका। मान लीजिए किसी को अर्जेंट सहायता चाहिए, मान लीजिए कोई एकदम सुसाइड करने जा रहा था लेकिन उसने एकदम से उसका दिमाग पलटा, उसने कॉल कर दिया, तो वहां पे ऐसी सिचुएशन में तुरंत जो है किसी को फिजिकली मतलब किसी के पास जाने के लिए बोला जाएगा, विक्टिम को, मतलब विक्टिम को क्या, जिसने कॉल किया है उसको, या फिर उसको ऑडियो विजुअल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए किसी मतलब एक ऐसे स्पेशलिस्ट के साथ एक तरीके से इंडल्ज कराया जाएगा ई संजीवनी पोर्टल के थ्रू। तो ये पूरा टेलीमानस का है। अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं भैया, वो लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके साथ भी दिक्कतें हैं, तो उनको ये पोर्टल की सर्विस प्रोवाइड करने की बात की गई है। ठीक है, ताकि वो अगर किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो टेलीमानस सर्विस का यूज करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। होता क्या है कि आप अपने आसपास के किसी इंसान से जाओगे बाय कहने सुनने के लिए, तो कहीं ना कहीं जजमेंट वाला भाव रहता है, तो बहुत लोग हिचकिचाते हैं इस वजह से सरकार ने एक न्यूट्रल बॉडी क्रिएट करी कि भाई आप इनको आकर के बताइए, ये ना आपको जानते ना आप इनको जानते हो, तो इनके आगे आप अपने मन की बात खाली कर सकते हो। तो ये इसका पूरा मकसद था। तो यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी आपका फीडबैक हो, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।